गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में देखे, हमसे आप मैथ पढ़े, साइंस पढ़े क्लास 10th के लिए, और ज्योग्राफी पढ़ाए, बायोलॉजी पढ़ाए, तो हर चीज़ में आपको देखे कि कैसा क्लास लगा। आइए आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की, हिस्ट्री की। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, आप कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो हम आपको क्रैश कोर्स के ही माध्यम से बतला रहे हैं, अपनी टीम से छठ पूजा के बाद आपको मिलाएंगे। तो देखिए अभी कैसा व्यवस्था हो रही है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। आज की जो कक्षा है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले ये समझिए आप कि यूरोप क्या है। पूरी दुनिया को हमने 7 भागों में बांटे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं महादेश। उसी जैसे आपका एशिया एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है, अमेरिका एक महादेश है, उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, दक्षिण अमेरिका एक महादेश, ऑस्ट्रेलिया है। इसी प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश जो है वह एशिया है, छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो उसी प्रकार से एक महादेश है जिसका नाम है यूरोप। अपने एशिया में जैसे देखिएगा, महादेश में ढेर सारे देश हैं, भारत, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश आदि। उसी प्रकार से यूरोप में ढेर सारी महादेश हैं। इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये है इंग्लैंड है, सॉरी अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब देश है। तो उस महादेश है तो यूरोप, वहाँ क्या चीज़ शुरू हुई? राष्ट्र। हम देखिए आज कोई कैमरा मैन नहीं, जिसके वजह से अगर आप लोग को थोड़ी कठिनाइयाँ होती होगी तो उसके लिए माफ़ी। यूरोप में राष्ट्रवाद समझिए। सबसे पहले यूरोप में क्या है? राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है समझिएगा, हम यहाँ पर आपको बतला रहे हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्र की मतलब होती है देश और वाद की मतलब होती है बात। तो वैसा व्यक्ति जो देश की बात करे उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। फुल कैमरा आ रहा है तो राष्ट्रवाद। तो जो देश की बात करता है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या आ गई है? मेरे हिसाब से अगर परिभाषा समझिएगा तो आप ऐसे समझे। देखिए हम लिखे हुए हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिखिएगा। अब उसी चीज को हम आपको समझा रहे हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक निश्चित स्थान पे रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुता को दर्शाता है। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा जिसमें एक निश्चित स्थान पे रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा को दर्शाता है। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। सॉरी मैक नहीं लग पाया था, इसके वजह से आप लोग को कठिनाइयां हुई होगी, तो सॉरी। देखिए समझिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है कि एक निश्चित स्थान पे रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा को दर्शाता है। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। आइए राष्ट्रवाद है ना, तो राष्ट्रवाद क्या है? यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक निश्चित स्थान पे रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा को दर्शाता है। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का अगर कोई पिता है तो उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। पूरी दुनिया के राष्ट्रवाद के पिता कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। भारत के राष्ट्रवाद के पिता कौन है? तो वह है महात्मा गांधी। आइए इसमें जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद यूरोप में कहीं क्यों जन्म लिया, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको इतिहास में पहले जाना पड़ेगा। 9th क्लास के इतिहास में हमने आपको पढ़ाए होंगे फ्रांसीसी क्रांति, उसमें हमने बताया हुआ किस प्रकार से वहां बुर्बो वंश की शासन चलती थी, जिसमें लुई 14वां कहता था कि आई एम दी स्टेट। लुई 14वां क्या कहता है? मैं ही राज्य हूं, मेरी इच्छा ही कानून है, और मेरी इच्छा के खिलाफ जाना मतलब ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जाने के बराबर है। और उसका पोता लुई 16वां क्या कहता है कि अगर किसी को हम मौत की सजा दे रहे हैं तो यह मत समझो कि हम उसे मौत की सजा दे रहे हैं, यह समझो कि हम ईश्वर का भेजा हुआ दूत है और ईश्वर की क्रिया मेरे द्वारा कराई जा रही है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे उस व्यवस्था चल रही थी कहाँ? फ्रांस में। जनता ने इतना मारा लुई 16वां और उसकी पत्नी को, दोनों को 1794 में फांसी दे दिया। तो वहां पे जब फांसी पड़ गई ना भाई, तो वहां पे जनतंत्र हो गया। जनतंत्र फ्रांस में तब क्या आ गई? जनतंत्र। जनतंत्र को धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र को खत्म करते करते वहां पे नेपोलियन ने एक अपना राजतंत्र लाया, और नेपोलियन ने जो राजतंत्र लाया उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी नीति। तो राष्ट्रवादी नीति में नेपोलियन ने बताया कि हम 3 कदम आगे चलकर 2 कदम पीछे आते हैं, फिर भी हम 1 कदम क्या है? आगे।
3 कदम आगे चलकर 2 कदम पीछे आते, फिर भी हम 1 कदम क्या है आगे। इस प्रकार की नीतियां उन्होंने लाई तो लोग उससे प्रभावित हुए। इन्होंने ढेर सारी चीजों पे व्याख्या किया, हर प्रकार के टैक्स मुक्त कर दिया, सेना बढ़ोतरी किया, जिससे लोगों को इसकी नीति क्या लगी, अच्छी लगी। तो इन्होंने 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किससे? फ्रांस पे। धीरे धीरे फ्रांस के लोगों का मुद्दा बना तो हम पूरे यूरोप को जो है, पूरे यूरोप को राजतंत्र से या पुरानी व्यवस्था से हम क्या कराएंगे, मुक्त कराएंगे, जिसका विरोध करने के लिए आगे ढेर सारे लोग। आइए समझिए फ्रांसीसी क्रांति। हमने आपको बताया फ्रांस में 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद ऐसा लगने लगा कि वहां की सरकार, वहां की सत्ता निर्णय निकालेंगे या फिर यूरोप के अन्य भागों पर भी इनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई लुई 16वां की मृत्यु के बाद वहां के लोगों ने, वहां की सरकार, वहां की सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ फेंका और वहां के लोगों ने अपने हिसाब से शासन करने का प्रस्तावित किया। फिर वहां कुछ दिनों के बाद 1794 से लेकर 1804 ईस्वी तक वहां जनतंत्र की शासन चलती रही और उसके बाद 1804 से 1815 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट ने आके वहां पे शासन करना शुरू किया। 1804 से 15 तक नेपोलियन ने शासन शुरू किया। इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप पे पड़ने लगा। और जैसे ही पूरे यूरोप पे इसका प्रभाव पड़ने लगा ना भाई, तो यूरोप वाला को लगने लगा, यूरोप के जो अन्य देश है, जैसे पर्सा था, पोप था, उस टाइम में ऑस्ट्रिया था, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, रूस, इस सब के लोगों ने क्या किया, आपस में एक मीटिंग थी। तो उस टाइम के मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का मेटरनिक का नाम था चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के शासक का नाम क्या था? चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो वियना में उन्होंने एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग कब बुलाते हैं? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में मीटिंग बुलाते हैं और वो लोग कहते हैं, वो लोग क्या कहता है कि मतलब हमको तो यहाँ से क्या करना है, हमको यहाँ से सबसे बड़ा आज के डेट में हमको दुश्मन बन गया, तो वह दुश्मन कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन को मारने के चक्कर में या लोग नेपोलियन को पराजित करने के चक्कर में ये लोग अपना पूरी तरह से एक समझौता किए वियना में और नेपोलियन के खिलाफ उन्होंने क्या छेड़ दिए? युद्ध छेड़ दिए। अगर ढेर सारी राजाओं ने मिलकर के बस एक राजा नेपोलियन बोनापार्ट को हराने का प्रयास किया तो वह 1815 में नेपोलियन की क्या होती है? हार। जैसे ही नेपोलियन की हार होती है, क्या पूरे यूरोप के सत्ता का मालिक कौन बन जाता है? चांसलर मेटरनिक। कौन बन जाता है? चांसलर मेटरनिक। पूरे ऑस्ट्रिया, पूरे यूरोप पे अब ये जो है चांसलर मेटरनिक कहता है कि अगर ऑस्ट्रिया छीटेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी या जुकाम हो जाएगा। ऑस्ट्रिया छीटेगा तो पूरे यूरोप को क्या हो जाएगा? सर्दी और जुकाम। इस प्रकार की नीति का उन्होंने अवलंबन किया और हर देश पे जिन्होंने जाके अपनी आधिपत्य करा लिया। इन लोगों का एक ही मकसद था कि नेपोलियन जो भी शासन व्यवस्था बदल के लाए हैं यूरोप में, उसे हमें खत्म करना है, उसे हमें बदलना है। लेकिन कुछ नीतियां तो लोगों ने क्या करना, नेपोलियन ने जो काम किया है वो अच्छा काम किया, इसलिए यूरोप में वो नीति रहनी चाहिए। अब फिर से जब ये लोग सत्ता में आते हैं चांसलर मेटरनिक, तो मेटरनिक ने क्या क्या किया? घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक कैसा है? देखिए 1815 से ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को हम कहते हैं मेटरनिक का युग। अब मेटरनिक के युग में मेटरनिक क्या है? घोर प्रतिक्रियावादी शासक। यह घोर प्रतिक्रियावादी शासक का काम क्या होता पता है ना, कि यह पुरातन व्यवस्था पे विश्वास करता था, जो दादा परदादा करते आ रहा उसी पे विश्वास करना है। और यह निरंकुश था, जिस शासन पे किसी का अंकुश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुश शासन। निरंकुश होने के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया कि जहां जहां जैसे जैसे शासन थे वहां उसी को उन्होंने क्या किया? फिर से पुनः स्थापित किया। जैसे स्थापित किया, किसको स्थापित किया? फ्रांस में जो लुई 16वां को फांसी दे दिया गया था 1794 ईस्वी में, और उसकी पत्नी मेरी अफ्तेनोत को, उसी के पोते लुई 18वां को फ्रांस की गद्दी पे बुर्बो वंश की क्या क्या पुनर्स्थापना करा दिया, कहीं चार्ल्स प्रथम को शासक बना दिया। इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया का चांसलर खुद मेटरनिक बन गया और इन्होंने कहा कि अगर ऑस्ट्रिया छीटेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाएगी। इस प्रकार की क्रांति यहाँ पे हुई। अब क्रांति हुई, नेपोलियन की हार हुई। अब पूरे यूरोप के आधिपत्य करने का प्रयास किया किसने? चांसलर मेटरनिक ने। जब मेटरनिक ने यह सारी चीजें कर ली तो मेटरनिक का भी एक न एक दिन तो अंत होना शुरू है। आइए फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में कब क्रांति हुई? 1789 में। और वहां देखिए
फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, देखिए में पूछेगा तो 14 जुलाई, क्या कि वहां का बेलेस्टिल जेल जिसको तोड़ा गया था वो 14 जुलाई को तोड़ा गया था। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा लगने लगा वहां की सरकार ही सत्ता का निर्णय करेंगे, ऐसी चीज समझा दिए। नेपोलियन ने शासन किया 1804 से 1815 तक। वह फ्रांस का क्या था? बादशाह। वह राजतंत्र व्यवस्था को काफी सुधार किए थे, मतलब संवैधानिक राजतंत्र को लाया था कि राजा भी चलेगा तो संविधान से चलेगा, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी हित के लिए काम करता था। चाहिए 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को क्या कर दिया? पराजित। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेपोलियन के खिलाफ ढेर सारी युद्ध लड़ी गई। तो वहां पे वियना में क्या किया? वियना में समझौता करके नेपोलियन को हरा दिया जाता है, और हराने के बाद फ्रांस में फिर से किस वंश की स्थापना होती है? बुर्बो वंश की सत्ता में वापसी हुई। और पता है आपको, फ्रांस की सीमा कायम कर दी गई। फ्रांस इतना मजबूत हो गया था कि उन लोगों ने फ्रांस की सीमा कायम कर दी। अगल बगल में छोटे छोटे राज्यों को उन लोगों ने क्या कर दिया? आजाद कर दिया, या अलग अलग राज्यों का निर्माण करा दिया, ताकि फ्रांस अपनी सीमा को बढ़ा नहीं सके, दूसरे पर शासन नहीं कर सके। इस प्रकार वहां पर उन्होंने कायम कर दिया। लेकिन एक चीज उन लोगों ने नहीं बदला, वह था क्या पता है ना? जर्मन राइन संगठन। नेपोलियन ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जर्मन राइन संगठन, जिसमें 39 राज्यों को मिला के एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जर्मन रायन। आइए, इस प्रकार से जब मुद्दा को धीरे धीरे क्रांति फैलती चली गई है ना। अब फैलती चली गई तो फैलने के क्रम में क्या हुआ कि जब यूरोप में सारा घटना घटने लगा तो बुआ यहाँ के पब्लिक ने फिर से क्या किया? विद्रोह किया। तो अंततः 1845 से लेकर 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के जो समय को हम मेटरनिक का समय कहते हैं, उसकी भी अंत की क्या आ गई? समय 1830 में, जुलाई 1830 में चार्ल्स दसम को सत्ता से हटाया। 1848 में मेटरनिक का अंत शुरू हो गया, और इसका जो राजा था, जो बनाए हुए थे किसको? लुई फिलिप को, उसकी भी बर्बादी शुरू हो गई। पेरिस में इस सब का विरोध हुआ, और पेरिस में विरोध हुआ तो इसकी भी सत्ता आसानी से चली गई। अब 1848 में जो गई सत्ता, एक मिनट हम आपको समझा रहे हैं। तो 1848 में जो सत्ता गई, तो सत्ता जाने के बाद क्या हुआ कि लोगों में विद्रोह शुरू होगा, लोग अब एकीकरण की ओर बने। हम एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीका से बताएंगे कि एकीकरण का विरोध होने लगा। अब एकीकरण जो करने लगे लोग, तो लुई फिलिप का शासन हटा गया, चार्ल्स दसम का शासन हटा गया। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिएगा। आइए अब हम एकीकरण की जो ओर बढ़ते हैं। तो एकीकरण में सबसे पहले किसी का एकीकरण हुआ, तो वह देश का नाम क्या है? इटली। क्या नाम है? इटली। समझिए, इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली का पुराना नाम था पोप। अब लोगों को लगने लगा कि ना, एकीकरण हो जाना चाहिए, तो लोगों ने ढेर सारी प्रकार से इन्होंने काम किया। हम इटली के बारे में बतला रहे हैं। इटली का एक महान व्यक्ति था जिसका नाम था मेजिनी। क्या नाम था? मेजिनी। आइए, मेजिनी कौन था? मेजिनी जो था ना, मेजिनी यह चाहता था कि अगर हमारे देश का एकीकरण तब संभव है जब हम एकीकरण की जिम्मेदारी अपने युवा साथी को देंगे, मतलब यंग लड़के को देंगे, तो वह देश को आसानी से एकीकरण कर लेगा। तो इन्होंने सबसे पहले देखिए, इन्होंने कार्बो नारी दल का स्थापना किया। अब कोई बोलेगा कि कार्बो नारी दल का स्थापना किए कौन किया? तो वह मेजिनी। और जर्मन राइन का स्थापना किया तो वह नेपोलियन बोनापार्ट। तो मेजिनी जो कार्बो नारी दल का स्थापना किया, इन्होंने ही सबसे पहले यंग इटली का निर्माण करा। यंग इटली का निर्माण करा के इन्होंने लड़कों को, युवा को इन्होंने आगे लाने का प्रयास किया। और जब युवा आगे आने लगा ना, तो युवा को कहा कि अगर देश तभी विकास करेगा, तब देश का एकीकरण तभी संभव होगा जब उस देश का शासन कौन करेगा? युवा। उसके प्रतिनिधित्व कौन करेगा? युवा। इस बेचारे को जेल में दे दिया। तो जेल में गिराते हुए इन्होंने चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपने देशवासी को कहा कि तुम देश के लिए लड़ो। युवा को बोला कि लड़ो। और इन्होंने फिर 1833 में जाके इन्होंने यंग यूरोप का निर्माण करा। जब पूरे लोगों ने इसे हीरो मानने लगे, तो इसके जो प्रतिनिधित्व थे, उन्होंने इटली को इस प्रकार से, मान लीजिए कोई किसी देश का नक्शा है, इस प्रकार से इन्होंने इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया। इधर से इटली का एकीकरण करने लगा। इसी प्रकार से इटली का जो पुराना नाम है, उसका नाम था पोप। क्या नाम था? पोप। पोप का जो राजा था उसका नाम था वेक्टर एम्यूनल। क्या नाम था? वेक्टर एम्यूनल।
डॉक्टर एम्यूनल, डॉक्टर एम्यूनल ने जो है वह काउंट काबूर को, किसको, काउंट काबूर, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया। डॉक्टर एम्यूनल ने काउंट काबूर को कौन पद पे नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। अब प्रधानमंत्री के पद पे जब डॉक्टर एम्यूनल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया तो इनको बोला कि तुम जैसे है वैसे हमारे देश का क्या करो, एकीकरण, इटली का क्या करो, एकीकरण। काउंट काबूर ने बहुत प्रयास किया इटली को एकीकरण कराने का, इन्होंने लगभग पूरे मध्य इटली तक इन्होंने एकीकरण करा लिया। इधर से एक ही बुजुर्ग आदमी जिसे हम कहते हैं गैरीबाल्डी, क्या नाम है, गैरीबाल्डी, समझिए यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। गैरीबाल्डी या पेशे से नाविक था, इन्होंने भी इटली को, इसके भी मन में ख्वाब था कि हम भी इटली का क्या करें, एकीकरण। या मेजिनी को अपना पथ प्रदर्शक मानता था, या भी इटली को एकीकरण कराते कराते इन्होंने मध्य तक इन्होंने भी पहुंच गया। जब देखा इधर से मेजिनी की सेना है, इधर से गैरीबाल्डी है, इधर से काउंट काबूर है, तो इन्होंने कहा ना, अकेला अकेला इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो गैरीबाल्डी ने जो भी राज्य जीते हुआ था, जो भी अपने अंदर लाया हुआ था, वह सब का सब किसको दे दिए, काउंट काबूर को दे दिया। इन्होंने सिंपल जाके किसान का जीवन जीने लगे। इन्होंने लाल कुर्ती का भी गठन किया था, लाल कुर्ती का गठन किया गैरीबाल्डी, और लाल सेना का गठन किया, हमने अगले पाठ में पढ़ाएंगे। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी और लाल सेना का गठन राकस्टी। तो गैरीबाल्डी ने सारा जीता हुआ भूमि काउंट काबूर के दिया। काउंट काबूर को देने के बाद यह सिंपल जाके किसान का जीवन जीने लगे, इसलिए इसे इटली का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, इसको, गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी ने जब इस सब को दे दिया ना होगा, तब काउंट काबूर में तो पहले खत्म, काउंट काबूर की भी क्या हो गई मृत्यु। यह लोग पूरा इटली को एक कर दिए। जब पल पर का कांटा काटा है ना, जो पूरा कांटा छुड़ाता है तो उसका तो नाम होता ही है, पल पर का कांटा जो छुड़ाता है उसका नाम सबसे ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि पूरा इटली को एकीकरण कराने में काउंट काबूर, मेजिनी, गैरीबाल्डी, तीन व्यक्ति का योगदान है। दुर्भाग्य की बात यह कि यह तीनों व्यक्ति आजादी एकीकरण को नहीं देख पाता। अंततः इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में आसानी हो गया। और हो जब जाता है इटली का एकीकरण, तब लोग कहता है, क्या पता है कि इटली का तो एकीकरण अब हो गया है, अब उसके अड़ोस पड़ोस के राज्य जो रहते हैं या देश जो रहते हैं वह भी कहता हमें भी क्या करनी चाहिए, एकीकरण की ओर चलना चाहिए। अब एकीकरण, किसी भी देश का एकीकरण होगा तो उसके बीच में मेन बाधा कौन है, ऑस्ट्रिया, कि पूरे यूरोप पे कहीं ना कहीं आधिपत्य किसका था, ऑस्ट्रिया का था। अब ऑस्ट्रिया का भी, तो कोई भी देश तब एकीकरण कर पाएगा जब वो ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराएगा। अगर ऑस्ट्रिया युद्ध में हार जाता है तो आसानी से एकीकरण हो जाता है। अब इसका देखा देखा एक देश है, उसका नाम आप लोग जानते हैं पर्सा, जिसको अभी हमने लिखे ना पर्सिया, पर्सा। यह पर्सा पुराना नाम है, किसका नाम है, जर्मनी का पुराना नाम क्या है, पर्सा। मतलब जर्मनी के एक बहुत बड़े प्रांत का नाम था पर्सा। आइए लिखिए, इसको देखिए। तो पर्सा, आप पर्सा का जो राजा था, इटली के बारे में तो आपने देख लिया। अब इटली के बारे में देख लिया, आप लोग अगर नाम लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। अब देखिए, इटली का अगर एकीकरण हो गया जाता है तब आता है जर्मनी। कौन आता है, जर्मनी। जर्मनी का पुराना नाम क्या है, पर्सा। क्या नाम है, पर्सा। ये जर्मनी का जो पुराना नाम पर्सा है, तो जर्मनी का जो शासक था उसका नाम था विलियम प्रथम। क्या नाम था, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम, विलियम प्रथम जर्मनी का क्या था, पुराना शासक। अब विलियम प्रथम अगर जर्मनी का पुराना शासक है तो इन्होंने कहा कि अब इटली का एकीकरण हो सकता है, तो फिर मेरा एकीकरण क्यों नहीं हो सकता है। तो इस चीज के एकीकरण को रोकने के लिए या एकीकरण को लगा करवाने के लिए, एकीकरण की चाह रखने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया। तो समझिएगा, उस व्यक्ति का नाम है विलियम प्रथम। प्रथम ऐसे या ऐसे होता। तो विलियम प्रथम ने एक व्यक्ति को हायर किया, उस व्यक्ति का नाम है गोवारे चांसलर बिस्मार्क। क्या नाम है, चांसलर बिस्मार्क। समझिए, चांसलर बिस्मार्क। चांसलर बिस्मार्क की यह मानना थी कि इसका काम था कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। रक्त एवं लौह की, इन्होंने कौन सा नीति दिया, रक्त एवं लौह। रक्त एवं, ये सब टेंशन नहीं लीजिए, आपको नोट्स मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, चांसलर बिस्मार्क। अब इसको जो इस पद पे विलियम प्रथम ने नियुक्त किया था उसका नाम था वो मुख्यमंत्री। क्या नाम था, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पद पे
चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया गया था। अब चांसलर बिस्मार्क को जब नियुक्त किया गया था तो उन्होंने एक नीति लाई, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन करता है तो यह कहता है कि खून हम बहाएंगे, आजादी हम पाएंगे। खून हम बहाएंगे, आजादी हम पाएंगे। इन्होंने सेना पे इतनी ज्यादा खर्च किए कि इन्होंने भी क्या करा लिया, जर्मनी का एकीकरण आसानी से कर गया। सीडान और सिडवा का युद्ध भी लड़ा। अब जर्मनी के बीच में सबसे बड़ा कौन था, ऑस्ट्रिया। यह भी युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराता है और आसानी से एकीकरण हो जाता है। तो आपसे सवाल ये है कि जर्मनी का एकीकरण की भूमिका में जर्मनी का एकीकरण कैसे हुई, क्या इसकी भूमिका में चांसलर बिस्मार्क और विलियम प्रथम के बारे में बताइए। तो आप कहिएगा कि चांसलर बिस्मार्क हो या विलियम प्रथम हो। विलियम प्रथम जानते थे कि हमसे जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने चांसलर बिस्मार्क को लाए और चांसलर बिस्मार्क के बिना जर्मनी का एकीकरण अधूरा रह जाता, इसलिए उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का क्या करवाया, अवलंबन कराया। और जब उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति किया तो जिससे जर्मनी का एकीकरण हुआ। और जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है भाई, तो आप लोग एक मिनट, देखिए अगर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है भाई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, अब इधर इटली का एकीकरण हो गया, इधर जर्मनी का एकीकरण, अब बचा देश फ्रांस, ऑस्ट्रिया या ये जो सब भी था, उन लोगों को लगा, क्या पता है, उन लोगों को लग रहा था सब पूरे यूरोप का एकीकरण होना चाहिए। तब इसमें एक देश था, समझिएगा, उसका नाम है वो हंगरी। क्या नाम है, हंगरी। हमने जो जो नाम बतला रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या नाम है, हंगरी की राजधानी का नाम बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया, इटली की राजधानी का नाम रोम। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम वियना। जर्मनी की राजधानी का नाम है, जर्मनी का जो है ना, जर्मनी का राजधानी का नाम बर्लिन, ऐसे है। तो आइए, हंगरी की राजधानी का नाम था बुडापेस्ट। अब हंगरी को कहता था कि अब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनान में भी लोग रहता था, कोसूथ, ये लोग यूनान के स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो उसमें यूनान का जब स्वतंत्रता संग्राम होने लगा तो यूनान में एक अंग्रेजी, आप सवाल क्या पूछेगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस अंग्रेजी कवि की मृत्यु हो गई थी। किसके स्वतंत्रता संग्राम में, यूनान। यूनान को कहता था कि ललकारता था, कौन ललकारता था, एक कवि था, उसका नाम था लॉर्ड वायरल। क्या नाम था, लॉर्ड वायरल। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, 11 नहीं 12, लॉर्ड वायरल। लॉर्ड वायरल कहता था, तुम जानता है तुम्हारे देश का सेना था, तुम्हारे देश का शासक था कौन, महान सिकंदर। महान सिकंदर पूरी दुनिया पे शासन किया, पूरी दुनिया। तो आज तुम गुलाम है, तुम्हें डूब मत जाना चाहिए। इस जब ऐसी बात इन्होंने बोल रहा था तो यूनान के पब्लिक को दिल में यह जन्म ले रही थी कि ना, हमें क्या होना है, स्वतंत्र होना ही होना है। जिस बेचारे इस स्वतंत्रता की लड़ाई में इस कवि लॉर्ड वायरल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। और लॉर्ड वायरल की जब मृत्यु हो गई ना, तो बहुत अफसोस होता है दुनिया को कि लॉर्ड वायरल की मृत्यु हो गई। और तब जाके यूनान की स्वतंत्रता हो गई, उसके बाद हंगरी की स्वतंत्रता हुई, है ना। हंगरी की राजधानी पूछेगा आपको बुडापेस्ट। एक देश से बोलेगा कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज कौन हो गया, तुर्की। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज कौन हो गया, तुर्की। देखिए यूरोप का मरीज तुर्की है। और यूरोप जो है अपनी सभ्यता संस्कृति किसके अनुसार कायम करती है, तो यूनान। यूरोप अपनी सभ्यता संस्कृति किसके अनुसार कायम करती है, यूनान। यूनान के बारे में, यूनान का इतिहास बहुत पुराना है। यूनान का शासक महान सिकंदर, अलेक्जेंडर, और काफी महान वहां का जो है ना बुआ, सेल्यूकस निकेटर सेनापति, पूरी दुनिया पर राज किया। और वही शासक महान सम्राट अशोक सम्राट है, तो वो उसी का वंशज है। और वही लोग आया तो इस प्रकार से घटना घटे, तब जाके पूरे यूरोप में एकीकरण की राह हुई और एकीकरण सफल हुआ। हम भी आपको 2 मिनट का फ्लैशबैक में देखिए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक निश्चित स्थान पे रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारा, बंधुता को दर्शाता है। उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। देखिए उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है कि जब भी वाद आ जाए तो वह एक ऐसी क्या है, विचारधारा। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के सैनिक तरीका से, हथियार के बदौलत या किसी भी प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया से उसे अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद समझ गए, समाज उपनिवेशवाद समझे, आपने अभी राष्ट्रवाद समझे।
उसके बाद है हमारे एगो है समाजवाद, ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के सभी वर्गों को बराबर हिस्सा में अधिकार दिया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। पूंजीवाद, यह सब कल हम आपको इतिहास के अगले कक्षा में बताएंगे। साम्यवाद का है, कार्ल मार्क्स का। तो अगला कक्षा रूसी क्रांति हुआ तो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिए कि कब चाहिए। अभी छठ की पवनी के जो पर्व चल रहे हैं, महा फेस्टिवल, हमारे बिहार का गौरव छठ, उसके लेके बच्चे जो है लाइव देखना अभी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड डाल रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आप लोग को कोई भी समस्या हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें मैसेज करिए या कॉल करिए, हम ही उठाएंगे, हम ही बात करेंगे और आप लोग की सभी समस्या का हम आसानी से समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।